प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हमारे अतीत नामक पुस्तक का अध्याय नंबर 7। इसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अर्थात जनजातियाँ शब्द का अर्थ होता है कबीले या आदिवासी समुदाय जो जंगलों में रहते थे और जंगलों से ही अपना जीवन यापन करते थे। खानाबदोश उन व्यक्तियों के समुदाय को कहा जाता है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे। वे अपने खाने पानी भोजन या पशुओं के चारे पानी की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और एक जगह बसे हुए समुदाय। और कुछ समुदाय या जनजातियाँ ऐसी भी होती थी जो एक स्थान पर रहकर टिक कर रहती थी या कृषि वगैरह या अन्य कार्य करती थी। तो इस लेसन में हम इन्हीं लोगों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर है अभ्यास का प्रश्न नंबर 4। खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह विनिमय होता है, एक्सचेंज, मतलब आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। खानाबदोश जैसे मैंने आपको बताया था, खानाबदोश वे समुदाय थे जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे। वे किसी न किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करते रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे स्थानीय खेतीहर होते किसान से अनाज, कपड़े और बर्तन आदि प्राप्त करते थे और बदले में उन्हें ऊन, घी या पशु इत्यादि देते थे। नंबर 5, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित है। एक जात समाज था अहोम जो असम या म्यांमार के आसपास इलाकों में पाया जाता था। अहोम साम्राज्य के प्रशासन की मुख्य अहोम राज्य बेगार, मतलब राजा लोग अपने राज्य में रहने वाले लोगों से जब कोई कार्य करवाता था तो उनको बिना पैसे दिए उनसे कार्य करवाता था। इस व्यवस्था को बेगार कहा जाता है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। जिन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहते थे। नंबर 2, सभी वयस्क राज्य के सभी जो इतने भी बालिग पुरुष होते थे उन्हें युद्ध के समय राजा की सेना में शामिल होना पड़ता था और या राजा की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ता था, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। नंबर 3, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। नंबर 4, किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा भी इसे वापस नहीं ले सकता था। नंबर 5, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, पहले बड़ा आधा भाग पूरा होते होते शताब्दी का पहले बड़ा आधा भाग, मतलब पहले 50 साल पूरे होते होते कुलों के टूट जाने का प्रशासन बहुत केंद्रित, मतलब जो पावर है या शासन की शक्ति है वो एक व्यक्ति के हाथ में आ गई थी। नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है आपका नेक्स्ट। वर्ण आधारित समाज में क्या, मतलब जो हमारे 4 वर्ण पाए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वर्ण आधारित समाज में क्या बदलाव आए। नंबर 1, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ी, मतलब अर्थव्यवस्था जैसे जैसे लोगों के पास पैसा धन आया तो उनकी ज़रूरतें, समाज में ज़रूरतें भी बढ़ गई। नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। नंबर 2, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां भी उभरने लगी। पहले सिर्फ 4 ही जातियां मानी जाती, लेकिन बाद में उनके अंदर छोटी छोटी जातियां भी, अन्य जातियां भी निकलने लगी। नंबर 3, कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। नंबर 4, विशेषज्ञता प्राप्त, मतलब विशेष कार्य करने वाले, जैसे सोने का काम, आभूषण बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई, लोहे का काम करने वाले को लोहार और घर या भवन बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनको राजमिस्त्री का दर्जा दे दिया, ब्राह्मणों के द्वारा दे दिया गया। नंबर 5, वर्ण की बजाय अब जाति समाज का आधार बन गई थी। नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जो जनजातीय समाज है या मतलब आदिवासी जो समाज है वो कैसे बदलाव में आया, उसमें क्या बदलाव आए। एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज के चरित्र में निम्नलिखित बदलाव आए। नंबर 1, जनजातीय समाज का मूल रूप से बराबरी वाला समाज, मतलब जो आदिवासी हैं उनके अंदर कोई जातियाँ नहीं पाई जाती थी, लेकिन जैसे वो समाज में जाति वाले समाज होते तो उनके बीच भी धीरे धीरे असामाजिक, मतलब जो जातियों में विभाजित होना शुरू होगा। जनजातीय समाज का मूल रूप से बराबरी वाला जो समाज है वो धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में बट गया, उनमें भी ऊंची और नीची जातियाँ बन गई थी। आगे है प्रश्न नंबर 2, ब्राह्मण लोगों ने, क्योंकि पुराने समय में जो व्यक्तियों को या समुदायों को जातियों का दर्जा देने का जो कार्य है वो ब्राह्मण लोगों के द्वारा किया जाता। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से दान में भूमि प्राप्त की और वे अधिक शक्तिशाली बन गए। नंबर 3, गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में, मतलब वे अपने आप को राजपूत कहलवाना चाहते थे, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। नंबर 4, अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा की बेटी सालबान
राजकुमारी दुर्गावती सालबन की पुत्री, राजपूत राजा सालबन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। आगे प्रश्न नंबर 8, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? तो भाई बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि बंजारे लोग सामान को ढुलाई का कार्य करते थे। वे नंबर 1, वे सैन्य अभियानों के दौरान सेना के लिए खाद्यान्न, मतलब सेना के लिए अनाज को ढोने का कार्य करते थे। नंबर, वे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और पशुओं की खरीद फरोख्त करने का कार्य भी करते थे। नंबर 3, वे एक स्थान से सामान खरीद कर दूसरे स्थान पर बेचने का काम भी करते थे। नंबर 4, कई बार वस्तु विनिमय होती है एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करना। जैसे कि मैंने पहले बताया था भी, जो खानाबदोश व्यक्ति होते हैं, बंजारे लोग होते हैं, वो अपने पशु वगैरह रखते हैं, दूसरे लोगों को से दूसरी वस्तु लेकर अपने पशु या जो वस्तु उनको जरूरत होती है वो वस्तु उन्हें दे देते हैं, और जो वस्तु बंजारों को जरूरत होती है वो उनसे ले लेते हैं। कई बार वस्तु विनिमय के लिए सौदागरों के द्वारा बंजारों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन अधिकतर बंजारे खुद भी सौदागर होते थे। एक दोबारा फिर बताते हैं आपको। नंबर 1, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण थे। नंबर 1, वे सैन्य अभियानों के दौरान सेना के लिए खाद्यान्न अनाज ढोने का काम करते थे। नंबर 2, वे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और पशुओं की खरीद फरोख्त करने का कार्य भी करते थे। नंबर 3, वे एक स्थान से दूसरे सामान खरीद कर दूसरे स्थान पर बेचने का काम करते थे। नंबर 4, कई बार वस्तु विनिमय के लिए सौदागरों के द्वारा बंजारों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अधिकतर बंजारे स्वयं भी सौदागर होते थे। आगे है प्रश्न नंबर 9, गोंड लोगों का इतिहास अहोम लोगों से, मतलब दोनों क्या थे, जनजातीय समाज थे, लेकिन दोनों में कुछ अंतर पाए जाते थे। तो गोंड लोगों का जो इतिहास है वो अहोमों के इतिहास से किस तरह अलग था, क्या इसमें कोई समानता भी थी? गोंड और अहोम दोनों के इतिहास असमानता है, पहले हम पढ़ेंगे असमानता है। नंबर 1, गोंड लोग गोंडवाना नामक वन प्रदेश में रहते थे, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में रहते थे। एक बार फिर, गोंड लोग गोंडवाना नामक वन प्रदेश में रहते थे, जबकि अहोम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में रहते थे। नंबर 2, गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार या बर्मा से आकर ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बस गए थे। नंबर 3, गोंड राज्य में जनजातीय लोग स्थानांतरी, मतलब स्थान बदल बदल कर खेती करते थे, जबकि अहोम राज्य में लोग ग्राम समुदाय के द्वारा दी गई जमीन पर खेती करते थे। नंबर 4, गोंड राज्य में सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहीं था, जबकि अहोम राज्य में सिंचाई की सुविधाएं विकसित हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे गोंड और अहोम लोगों के बीच समानताएं क्या थी। नंबर 1, दोनों राज्य कुलों में विभाजित थे। नंबर 2, दोनों जनजातीय समाज, मतलब आदिवासियों के राज्य थे। नंबर 3, दोनों राज्यों में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, मतलब जो सारी पावर हो एक व्यक्ति के हाथ में होती थी शासन को संभालने की। नंबर 4, दोनों राज्यों को मुगलों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। आगे है प्रश्न नंबर लघुत्तरात्मक का प्रश्न नंबर 4, खानाबदोश लोगों की विभिन्न प्रजातियां, जैसे मैंने बताया था, खानाबदोश वे जातियां होती थी जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती थी, वो किसी न किसी कारण से अपनी यात्राएं करती थी। तो अब हम पढ़ेंगे खानाबदोश लोगों की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी थी। नंबर 1, पशुचारक वे ये लोग ऋतु परिवर्तन, मतलब मौसम बदलने के साथ अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। नंबर 2, बंजारे, ये लोग सामान या माल की खरीदना और बेचना, खरीदना और फरोख्त होता बेचना करते थे। अपने कारवां, जिसे टांडा कहते थे, के साथ भ्रमणशील, मतलब घूमते रहते थे। आगे है पॉइंट नंबर 3, दस्तकार और फेरी वाले, मतलब ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। दस्तकार होता कोई वस्तु बनाने वाले, और फेरी मतलब घूम घूम कर सामान बेचने वाले। नंबर 4, नृतक और गायक और तमाशबीन, मतलब ये वो जाति थी जो लोग गा कर या नृत्य करके लोगों को मनोरंजन करने का कार्य करती थी। नृतक, गायक व तमाशबीन ये लोग भी अपनी कला का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से भ्रमणशील घूमते रहते थे। आगे है प्रश्न नंबर 5, गोंड राज्य के विषय में आप क्या जानते हैं? गोंड लोग मध्य भारत में के गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। एक बार फिर बताते हैं आपको, गोंड लोग मध्य भारत के गोंडवाना नामक विशाल या बहुत बड़े वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरित कृषि करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना एक राजा होता था। जिस समय
दिल्ली के सुल्तानों की शक्तियाँ घट रही थी। उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड राज्य सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के समय के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित या वर्णन, उल्लिखित होता है वर्णन है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव आते थे। एक बार फिर बताता हूँ आपको, गोंड लोग मध्य भारत के गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे घूम घूम कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक उनका अपना एक राजा होता था। जिस समय दिल्ली के शासकों की शक्तियाँ कम हो रही थी, उसमें कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे सरदारों पर हावी होने की कोशिश करते थे। अकबर के समय में एक इतिहास अकबरनामा, अकबरनामा एक पुस्तक है, उस पुस्तक में वर्णन किया गया कि गढ़कटंगा गोंड राज्य में 70,000 गांव आते थे। आगे भी प्रश्न नंबर 7, दुर्गावती के विषय में आप क्या जानते हैं? रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबान की बेटी थी। उसका विवाह गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास के पुत्र दलपत से हुआ था। दलपत की मृत्यु छोटी आयु में ही हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी तथा उसने अपने 5 साल के पुत्र या बेटे वीर नारायण, उसके बेटे का नाम था वीर नारायण के नाम पर राज्य को संभाला। उसके शासनकाल में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ, मतलब बहुत बढ़ गया। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगलों ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। इस हमले में उसकी हार हुई। उसने आत्मसमर्पण या हार मानने के बजाय मर जाना अच्छा समझा। आगे प्रश्न नंबर 8, अहोम राज्य की पाइक व्यवस्था पर नोट लिखें। अहोम राजा बेगार, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बेगार होता है कि किसी व्यक्ति से बिना पैसा लिए काम करवाना। तो अहोम राजा बेगार जो पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरदस्ती काम ले जाता था वे पाइक कराते थे। अहोम राज्य में जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले क्षेत्रों में कम आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों को बसाया गया, ताकि सभी पूरे राज्य में आसानी से पाइक या बेगार पर काम करने वाले लोग मिलते रहें। इस प्रकार आपका लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।